बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब एक आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। दिल्ली में आतिशी जी मुख्यमंत्री बनेंगी और उम्मीद है कि वो शनिवार को शपथ भी ले लेंगी। उनके साथ कौन कौन मंत्री बनेगा इसकी जानकारी अब आ चुकी है। 5 मंत्री आतिशी जी के साथ शपथ लेंगे। ये हैं कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन। ये चारों लोग ऑलरेडी मंत्री थे, मतलब केजरीवाल जी की सरकार में ये चारों लोग मंत्री थे, ये मंत्री बने रहेंगे। इनके अलावा एक नए जो चेहरे को एंट्री मिल रही है वो है मुकेश अहलावत का। मुकेश अहलावत ये भी अब मंत्री बनेंगे। एक मंत्री पद अभी भी खाली है, वो भरा नहीं जाएगा। जब ये इस्तीफा हुआ केजरीवाल जी का, उस वक्त 2 मंत्री पद खाली हो गए थे। उसमें से एक भर लिया गया है जो मैंने आपको बताया अहलावत साहब के आने से, लेकिन एक सीट अभी भी खाली है। दिल्ली में बड़ा छोटा मंत्रिमंडल होता है, 7 लोगों का मंत्रिमंडल होता है। मुख्यमंत्री भी उसके अंदर है और 5 मंत्री मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक पद अभी खाली पड़ा हुआ। मुकेश अहलावत नए एंट्री वाले होंगे, लेकिन कमोबेश भरोसा जो है सरकार पर, मंत्रियों पर, वो पुराने लोगों पर ही एक बार फिर दिखाया गया। कैलाश गहलोत हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं, ये 3 बड़े चेहरे हैं। इमरान हुसैन इसके एक अल्पसंख्यक चेहरा हैं। ये चारों लोग पुराने हैं जो पहले की सरकार में भी थे और इस सरकार में भी उनको बरकरार रखा गया। समीर जी, हम मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की गुंजाइश वैसे भी लग नहीं रही थी कि जो बड़े मंत्री है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे एक नाम लग रहा था कि राखी बिरला को बनाया जा सकता है। मतलब पहले मंत्री रही है वो पार्टी की, सोमनाथ भारती का नाम, सोमनाथ भारती के साथ तो फिर भी बहुत कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है। पहले तो हो सकता है कि उन्हें कंट्रोवर्सी के कारण रोक दिया गया हो। बीच में जिस तरह के उनके बयान भी आ रहे थे उससे भी ऐसा देखा जा रहा था कि राघव चड्ढा उनके बीच में उन्होंने संजय सिंह को लेकर भी बयान दिया था। तो सोमनाथ भारती की संभावना मुझे कम लग रही थी, लेकिन राखी बिरलान का मुझे लग रहा था कि उनको बनाया जाएगा। जो राजकुमार गौतम जो दलित चेहरा थे, उनके इस्तीफे के बाद मुझे लग रहा था कि किसी एक दलित कांग्रेस में चले गए, हाँ जो कांग्रेस में चले गए, उसके बाद लग रहा था कि शायद 2 दलित पार्टी दिल्ली में दलित वोटर्स को देखते हुए और हरियाणा में चुनाव को देखते हुए 2 दलितों को एडजस्ट करेगी। फिलहाल पार्टी ने एक पोस्ट खाली रखी अभी मंत्री बनने के लिए, तो बाकी विधायकों में इस बात की संभावना रहेगी कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। छोटा मंत्री कम बनते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी एक मंत्री को 13-13, 15-15 विभाग देकर के रखते हैं। केजरीवाल जी के पास एक भी विभाग नहीं था, आतिशी जी के पास 15 डिपार्टमेंट थे। 15 डिपार्टमेंट एक मंत्री के पास। ऐसे सौरभ भारद्वाज के पास ढेरों मंत्रालय। देखिए अब ये हमारी इम्पॉसिबल है कि वो आदमी जस्टिस कर पाए अपने काम से, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मनीष सिसोदिया तो 15 मंत्रालय संभालते थे। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का काम संभालते थे, तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी के भी लिए कि 15-15 विभागों के साथ काम करना। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ब्यूरोक्रेसी काम करती है, मंत्री के हाथ में बहुत ज्यादा रहता नहीं है। ज्यादातर काम तो सेक्रेटरी अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फॉलोअप करना पड़ता है। मुझे लग रहा है आतिशी के पास काम अफसर करते हैं, अफसरों से ही झगड़ते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, फिर बार बार शिकायत करते हैं कि अफसर हमारी सुनते नहीं है। देखिए जो मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय जो मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद आतिशी के पास, जब आतिशी मुख्यमंत्री बन गई है तो आतिशी सारे बड़े विभाग रखेगी। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है आतिशी फिर वही करे कि भाई विभाग बांट दे और सारे विभागों की समीक्षा करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि आतिशी को अब ये लग रहा है कि अगर 3 महीने के लिए मुझे अगर मंत्री बनाया गया है चुनाव के पहले, तो मैं परफॉर्म करूं और आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी की तरह खाली हाथ नहीं रहेंगे विभागों के मामले में। नहीं, ये विभाग रखेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जैसे स्टेप नहीं लेंगे, विभाग रखेंगे। लेकिन आतिशी के पास इस बात की भी जिम्मेदारी रहेगी कि अब मुख्यमंत्री बने हो तो मंत्रियों से आप काम करवाओ, अधिकारियों से आपका सामंजस्य कैसा रहता है, एलजी के साथ आप सामंजस्य कैसे करते हैं, क्योंकि आपकी जो भी फाइल है वो एलजी के पास जाएगी। अरविंद केजरीवाल के बाद जिस तरीके से आतिशी ने भी एलजी से झगड़ा किया था, तो आतिशी के लिए बहुत आसान नहीं होगा एलजी से अपने काम करवाना। जो पार्टी के सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि सरकार अब जो ये बनेगी, और जो 4 तो खैर वही मंत्री आ गए, लेकिन ये सरकार वॉर फुटिंग पर काम करेगी। ऐसे निर्देश अरविंद केजरीवाल जी ने इस अपने नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिए हैं, क्योंकि इस साल भीषण गर्मी पड़ी। 70 साल का रिकॉर्ड टूटा गर्मी में इस बार, खासतौर पर जुलाई अगस्त के महीने में जो गर्मी पड़ी है। और उसके बाद पानी इतना आ गया, तो ये दोनों जो मौसम की मार है वो दिल्ली वालों ने झेली है और इसमें बड़ी परेशानी हुई दिल्ली वालों को। और उस पूरे बीच में केजरीवाल जी जेल के अंदर बंद थे। तो इसीलिए ये कोशिश है पार्टी की कि भाई काम के जरिए भी अब लोगों को थोड़ी राहत दी जाए। 2-3 शब्दों पे बड़ा मेरा ऐतराज है। मेरे नहीं, उनके भी और आपके भी। वो कह रहे हैं कि सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इसका प्रयास आतिशी ही करेंगे। इसके लिए थोड़ी ना आतिशी जी आई, सामंजस्य बिठाने के लिए आएंगे। सामंजस्य अगर बिठा रही होती तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार एलजी के साथ ऐसे चल रही है? सामंजस्य किसी भी कीमत पर नहीं बिठाना है। दूसरा, आपने एक जो कहा कि वॉर फुटिंग पर काम करेंगे, तो फुटिंग हटा दीजिए, सिर्फ वॉर करेंगे जिससे चुनाव तक ये लग जाए कि अरविंद जी तो पूरा प्रयास कर रहे थे, आतिशी जी पूरा अब उससे काम नहीं चलेगा सर।
नहीं वही करना है। अब काम देखना होगा, दिल्ली काम मांगेगी। कोई अच्छा ये बताइए, जब दिल्ली की जनता को याद नहीं है 15 से 20, 20 से 25 आ गया और जमुना में नहाने के बजाय झाग पे केमिकल छिड़क के बैठा दिया जाता है। याद है ना लोगों को वो? कहाँ याद है? मुख्यमंत्री ने वादा किया था, मैं कहाँ याद है? बिल्कुल नहीं याद है। एमसीडी का चुनाव भी जीत गई। जब अरविंद जी को पता है कि हम चाहे जो सिर्फ झाग पे छिड़क के केमिकल जीत सकते हैं, तो काहे को पानी साफ करें? तो आप कह रहे जनता जिताएगी वैसे ही? जिताएगी भाई, मैं कह रहा हूं कुछ भी न करें अरविंद जी, पूरी दिल्ली को गड्ढे में डाल दें फिर भी वो जिताएगी। क्यों? विकल्प नहीं है ना। विकल्प का अरविंद क्या जी को मतलब? पता है कि उनसे जैसा ईमानदार नेता नहीं जिसने पूरे 10 साल तक दिल्ली झुलसे, दिल्ली डूबे, यमुना बर्बाद हो। अच्छा लीजिए, उन्होंने लगाया तो था, सड़कें बर्बाद हो, बता तो दिया था कि यहाँ यहाँ इतने इतने मीटर पे मत जाइएगा आप लोग, चले गए उसमें पानी में, तो कोई क्या करे? लोगों को पता नहीं कि वो वाले पहले से दिल्ली में भर जाते हैं। आप ये थोड़ी नाइंसाफी है। आप कह रहे हैं दिल्ली की जनता बस वो 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली और पानी के मीटर फ्री हैं। दिल्ली की जनता को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी काम चला रहे हैं। कांग्रेस ने तो आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए वो इस स्थिति में। वरना आप सोचिए ना कि हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये चुनाव के ठीक पहले एक ऐसी सरकार बन रही, मंत्री को हटा के फिर से मंत्री बना दिया। हम लोग कह रहे हैं कि नए मंत्री बना दिए हैं क्या? उन्हीं पर भरोसा किया गया है। भरोसा, सामंजस्य, वॉर फुटिंग, ऐसे ऐसे शब्दों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये कतई होना ही नहीं है। तमाशा, नौटंकी, खूब झूठ, अफवाह, उस पर ये सब होना है। अब मैं जरा यूपी की खबर आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस वक्त मिल्कीपुर अयोध्या में है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। बार बार हम आपको बता चुके हैं, योगी जी ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है कि अयोध्या की ये बाई इलेक्शन हारना नहीं है। वहां जाकर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं। मिल्कीपुर में पहले तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि अयोध्या में लोग नाराज हैं क्योंकि उनकी जमीनें ले ली राम मंदिर के लिए और उनको मुआवजा नहीं दिया, तो उन्होंने डेटा दिया कि इतने 1000 करोड़ रुपए तो केवल अयोध्या इस एक मिल्कीपुर के अंदर ही हम लोगों ने दिया हुआ है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद उन्होंने वो आया अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव पर आज खूब बरसे, बबुआ कह के बुलाया। कहा ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये हम ये कहते हैं कि माफिया और मठाधीश में अंतर नहीं होता, साधु संतों का अपमान करते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि बबुआ घर से निकलता नहीं था, लोग माफिया से त्रस्त थे इनके राज में। बबुआ यानी अखिलेश यादव 12 बजे तो सो करके उठते थे। सुनाऊंगा आपको अखिलेश यादव क्या बोले। अब अखिलेश यादव एक नया विवाद लेकर के आए हैं। जो अभी इनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर वाला, जो मंगेश यादव डकैती का जिसके ऊपर आरोप है, वो इनकाउंटर में मारा गया। अखिलेश जी ने कहा जाति देखकर मारा पुलिस ने। उन्होंने उस एसटीएफ की कुंडली निकाली और एसटीएफ की कुंडली निकाल करके उन्होंने ये कहा है कि इस एसटीएफ में सारे लोग, ज्यादातर लोग एक जिले के क्यों हैं, 90% लोग एक जिले के क्यों हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं सरेआम ठोको फोर्स। एसटीएफ को उन्होंने सरेआम ठोको फोर्स बना दिया। इसमें तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि ये तथाकथित विशेष कार्य बल कुछ बलशाली कृपा प्राप्त लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। आगे अब उन्होंने जैसे डकैत की जाति ढूंढी थी, ऐसे उन्होंने एसटीएफ के पुलिस वालों की जाति ढूंढ ली। जो जनसंख्या में 10% है, उनकी 90% तैनाती एसटीएफ में, और जनसंख्या में 90% वालों की 10% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई। फिर उन्होंने नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ में जो है ये बताया गया कि कुल टोटल 21 अफसर हैं और उसमें 2 केवल पीडीए के हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक केवल 2 हैं, 21 में से 2। अब मैं आपको बताता हूं जरा इसकी और डिटेलिंग करके मैं आपको बताता हूं इसमें जो लोग हैं वो कहां कहां से लिए गए हैं इस फोर्स के अंदर। तो इसमें आप पाएंगे कि उनका आरोप जो है, ये विवाद हो या ना हो, लेकिन आरोप में ऐसा नहीं है कि तथ्य नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट हमने खोली और इस वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे तो ऑफिसर्स पोस्टेड एट स्पेशल टास्क फोर्स ये सामने आएगा। मैं सरनेम से जातियां पकड़ने का माहिर नहीं हूं। अमिताभ यश, लेकिन वो एडीजी हैं, मुखिया हैं इसके। कुलदीप नारायण, ये डीआईजी हैं। घुले सुशील चंद्रभान, ये एसपी हैं इसके नीचे जो पीपीएस अफसर हैं, जो राज्य पुलिस कर्मचारी जो होते हैं, वो लोग जो हैं, दिनेश कुमार सिंह, विशाल विक्रम सिंह, सत्यसेन यादव, राजकुमार मिश्रा, एक केवल राकेश नाम से हैं, विनोद कुमार सिंह। वैसे मुझे लगता है एसटीएफ वालों के नाम पढ़ने नहीं चाहिए, ये लोग बहुत सेंसिटिव काम करते हैं। नहीं सीरियसली नहीं, मतलब नाम नहीं। देखिए यही मुश्किल है, आप पत्रकार हैं तो इसलिए ये कहेंगे, इस पर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं वो। सेंसिटिव तो ये भी है कि आप इस पर जाति के आधार पर चर्चा न करें। और मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि इसके पहले, क्योंकि एसटीएफ तो तब बनाई गई थी जब श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक हुआ करता था और कल्याण सिंह के समय में बनाई गई थी, तो तब तो इतने लोगों को मारा गया, किसी ने इस तरह से जाति देखकर नहीं कहा।
और अगर सचमुच ये लगता है कि गलत एनकाउंटर हो रहे हैं तो उस पर बिल्कुल जाना चाहिए, विपक्ष का अधिकार है, अखिलेश जी का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर पुलिस वालों की चर्चा हो, सबकी चर्चा हो। मैं सुना देता हूं अखिलेश जी की बातें, जरा सुना दें। मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें, क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है? माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। बबुआ 12 बजे सो के उठता था, औरंगजेब की आत्मा घुसी हुई है, कुत्ते की पूंछ की तरह सपा के गुंडे, ये सारी बातें। पहले वो एसटीएफ वाली बात कर लें, डकैतों की भी जाति देखें, फिर पुलिस वालों की भी जाति देखें, फिर जिला भी पकड़ें, करें सब लोग जौनपुर के। देखिए, इसका गंभीर विश्लेषण तो यही है कि समाजवादी पार्टी या इस समय INDI के धारा राजनीति के मूल्यों और सिद्धांतों को भूल गई है, या तो उनके पास आइडियोलॉजी, बड़ी विचारधारा, व्यापक सोच का अभाव है कि हमारा राज्य, हमारा देश कैसे धीरे धीरे जाति भेद से रहित होकर उस समाज व्यवस्था की ओर बढ़े, कैसे भय मुक्त समाज हो, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, कैसे लोगों के पेट को अन्न मिले, भूख रहित समाज हो। तो ये जो समाजवाद का नारा था, अगर आप भूलते हैं तो अंततः वोट के लिए आपको ऐसे ही जाति पर आवाज उठानी पड़ती है। आपने भी आंकड़ा दिया है, टेलीविजन ने दिया है, मेरे पास भी आंकड़े हैं कि जो कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं 2017 से 2023 तक के अगर इनकाउंटर के आंकड़ों को देखें तो वो सफेद झूठ है।
इसलिए सफेद नहीं, झूठ वो कह रहे है। हैं सीधी सीधी सारे सारे लोग ऊंची जाति के, अब 90% लोग ऊंची जाति के। क्यों पहले लगती है? उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यादव सब को मारे, पूर्वांचल के क्यों नहीं, हैं? सुनिए, पहले उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यादव को मारे जा रहे हैं। यादव की संख्या गिनते गिनते हम लोग ले आए, कितने नीचे हैं, 14 है, जबकि 23, 18, 19 भी मारे ब्राह्मण गए हैं। ठाकुर ज्यादा मारे ब्राह्मण ठाकुर ज्यादा मारे गए हैं। तो ये एक सफेद झूठ कि देश में और इसी एसटीएफ ने मारे होंगे। जाति के नाम पर जो है ये युद्ध भड़काकर वोट लेने के कि यादव और मुस्लिम यूनाइट हमारा रहे, ये जानबूझ के कोशिश। दूसरी कोशिश है कि पूरी सरकार को, एसटीएफ को, जो कि यूएसपी है योगी आदित्यनाथ सरकार की, जिसके आधार पर 2017 में बहुमत मिला और समाजवादी सरकार पार्टी को नकारा गया, उस पूरे विचार और इस पूरे प्रशासन को नकारो के ये अवैध है, एक कुछ जाति के लोग हैं इसलिए करते हैं। अब योगी जी ने उसके जवाब में पूरी सपा को माफिया अपराधियों की सरकार थी हमारी, तो फिर भी देख लो आंकड़े क्या कहते हैं, तो ये जगह पर आ गई। माफिया पैरेलल सरकार चलाते थे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, और बबुआ 12 बजे सो के उठता था, चीफ मिनिस्टर 12 बजे सो के उठता था। देखिए, अब इसका जवाब तो अखिलेश यादव देंगे कि वो 12 बजे सो के उठते थे या सुबह जल्दी उठ के वो घर से अपने मिनी सचिवालय जो घर में बनाया था वो चलाएंगे। ये तो आरोप प्रत्यारोप है इसके अंदर। मुझे लगता है इसका जवाब वो देंगे। और ये महत्वाकांक्षी कि आदमी कब सो के उठ रहा है, क्या काम कर रहा है, उसने कैसे परफॉर्म किया है। वो पूरे समय घर के बाहर नहीं निकलेंगे, बेहतर प्रशासन चलाता तो उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अखिलेश यादव के सरकार के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम और यादवों का जो तुष्टिकरण की राजनीति की और एमवा समीकरण जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा था, उस वोट बैंक को बार बार टारगेट पर ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वही काम अब वो आरोपों में कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, पुलिस की भी जाति देखें। मैं तो पुलिस की जाति देखना चाहता हूँ, न डकैतों की जाति देखना चाहता हूँ। दोनों पर काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब नाम आए और चर्चा हो रही हो तो फिर उस पर सवाल भी उठते हैं। लेकिन मैं उस सवाल पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो लोग आज इस सवाल पर बात कर रहे हैं कि पुलिस की और डकैतों की जाति नहीं देखनी चाहिए, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, फिर बार बार ना कहें कि अखिलेश यादव की सरकार में कितने यादव थे, कितने मारे गए, कितने जिए, कितने पुलिस वाले थे, कि तब भी देखे जाती थी। हाँ, तो दोनों कब जाति देखनी है इसका कोई डिजाइन बना रखा है क्या? अखिलेश जी की सरकार होगी तो आप बताएंगे कि कितने यादव थे उस सरकार में? बात में लॉजिक तो है सर। ये नहीं, जब आप उठाएंगे तभी हुआ है। हम लोग तो नहीं उठाए सर, हम लोगों ने तो जब उठाया है तब बहुत शॉर्ट। देखिए, किसी भी समय में इस तरह से किसी गैंगस्टर के, किसी एनकाउंटर करने वाले की जाति नहीं खोजेगी। मैं कह रहा हूं जितने लोग देख रहे हैं सर्च करें किस पर सवाल उठाया गया था। एक समय में सारे आयोगों के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अनिल यादव से लेकर अधीनस्थ, उच्चतर माध्यमिक उच्च शिक्षा सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, सब में उनकी भर्ती कर दी गई थी। और ढेर सारे आरोप लगे थे कि उसमें जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ जातियों का, और उस वक्त बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा था, इसलिए वो आवाज उठी थी। वो परीक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से संबंधित थी। एसटीएफ बनाई ही जाती है और कई राज्यों में होती है ऐसी फोर्स। ये क्रिमिनल्स को, माफिया को, बड़े गैंगस्टर्स को, कई आतंकवादियों को धर दबोचने के लिए। अखिलेश यादव ने आज एक और बात कही कि इस एसटीएफ को पहले कहिए बहराइच चली जाए। बहराइच में क्या करे? भेड़िए मारे। वहाँ भेड़िए जो हैं बच्चों की, गांव वालों की जान ले रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा इनको, इनसे काम कराना है तो इनको बहराइच भेजो, भेड़ियों के काम पर लगाओ।